नेपाल में ना एक बहुत ही दिलचस्प सियासी कहानी चल रही है। जी जेनजी की एक क्रांति जिसने एक बड़ा अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है। मतलब जो कल तक के हीरो थे, आज वही निशाने पर हैं। आखिर क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। और पता है, यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक महीने से भी कम समय में जो युवाओं का हीरो था, वही उनकी नजरों में कह सकते हैं कि विलेन जैसा बन गया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बालेन शाह से। बालेन शाह एक रैपर इंजीनियर जो नेपाल की राजनीति में एक तूफान की तरह आए। उनकी जीत ने ना देश के नौजवानों में एक जबरदस्त उम्मीद जगा दी थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, देखिए कितनी तेजी से सब कुछ बदल गया। 2026 के शुरू में एक जेन जी प्रोटेस्ट होता है। फिर बालेन शाह की जीत होती है। 27 मार्च को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और अप्रैल खत्म होते होते वही लोग, वही युवा जो शाह को सत्ता में लाए थे, अब उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये वाकई में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ है। देखिए, शाह का प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने वादा किया था, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और युवाओं की आवाज बनेंगे। और उनकी जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। ये जेन जी प्रोटेस्ट नाम के एक बहुत बड़े आंदोलन का नतीजा थी। तो सवाल ये उठता है कि उम्मीदों से भरा ये जो समर्थन था, वो अचानक विरोध में कैसे बदल गया। चलिए अब उन वजहों को देखते हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़कर रख दिया। एक तरफ थे वादे और दूसरी तरफ है हकीकत। वादा था कि वो एक सिस्टम चेंजर होंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, युवाओं की आवाज बनेंगे। पर हकीकत क्या है? सड़कों पर विरोध, सरकार पर दमन के आरोप और चारों तरफ जनता का गुस्सा। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। तो ये जो गुस्सा है, इसकी असल में तीन बड़ी वजह सामने आ रही हैं, और वो भी सरकार बनने के सिर्फ एक महीने के अंदर। कौन सी हैं ये तीन वजहें? पहली है स्टूडेंट यूनियंस पर बैन लगा देना। दूसरी, भारत के साथ जो बॉर्डर है वहां पर एक नया टैक्स लगा देना। और तीसरी, कैबिनेट में ही एक बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। चलिए पहली वजह को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सरकार ने स्टूडेंट यूनियंस पर बैन लगा दिया है। अब इस फैसले को छात्र नेता एक दमनकारी कदम बता रहे हैं और इसी वजह से देश भर में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर। यह है भारत से आने वाले सामान पर लगाया गया एक नया टैक्स। और ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, नहीं, ये लोगों की रोज की जिंदगी और भारत नेपाल के सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते पर सीधा सीधा असर डाल रहा है। और इस रिश्ते को समझने के लिए ना एक शब्द बहुत जरूरी है, रोटी बेटी का रिश्ता। ये कोई सिर्फ कहावत नहीं है, ये भारत नेपाल बॉर्डर पर बसे समुदायों के बीच के गहरे सामाजिक, पारिवारिक और हाँ, आर्थिक संबंधों की सच्चाई है। तो शाह सरकार ने नया नियम क्या बनाया है? उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी भारत से 100 रुपए, जी हां, सिर्फ 100 रुपए से ज्यादा का सामान लाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, जिसे वहां भंसार कहते हैं। अब जरा सोचिए, एक नेपाली नागरिक का क्या कहना है? वो कहते हैं, अगर हम 1 किलो चावल भी लाते हैं तो वो भी 100 रुपए से ज्यादा का हो जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक छात्र की कॉपी पर टैक्स लगाया गया, यहां तक कि शादी के लिए लाए गए गद्दे और रजाई पर भी टैक्स लगा दिया। मतलब ये नियम जमीनी हकीकत से कितना कटा हुआ है, ये साफ दिखता है। और इसका असर सिर्फ नेपाल में नहीं, बॉर्डर के इस पार भारत में भी हो रहा है। एक भारतीय दुकानदार ने कहा, रोटी बेटी का रिश्ता खराब हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे। उनका कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ गया है। अब बात करते हैं तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह की। यह है एक स्कैंडल। और ये मामला सीधे सीधे बालेन शाह के भ्रष्टाचार विरोधी वादे पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। मामला जुड़ा है उनके नए गृह मंत्री सुधन गुरुंग से। तो सुधन गुरुंग पर आरोप क्या क्या हैं? लिस्ट देखिए। आय से ज्यादा संपत्ति होना, शेयर बाजार में कुछ संदिग्ध सौदे करना, एक ऐसे आदमी के साथ पैसों का लेन देन जो पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में है, और तो और एक कंपनी में 50 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर लेना। ये आरोप बहुत गंभीर हैं और अब जोर शोर से उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ना, ये एक क्लासिक प्रॉब्लम को दिखाती है जो अक्सर किसी भी सुधारक या रिफॉर्मर के सामने आती है। दुविधा ये है कि क्या बड़े और तेजी से किए गए बदलाव हमेशा सही होते हैं? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि जब कोई लीडर तेजी से बड़े और बोल्ड फैसले लेता है, जैसे शाह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच शुरू की, तो अक्सर उसके कुछ अनचाहे नतीजे भी निकलते हैं। और इसका सबसे बड़ा नतीजा होता है राजनीतिक अस्थिरता। बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी नेपाल में हो रहा है।
इसे ऐसे समझ सकते हैं, शाह ने तेज और बोल्ड फैसले लिए तो नतीजा क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता। उन्होंने नया बॉर्डर टैक्स लगाया तो लोगों की रोज की जिंदगी में उथल-पुथल मच गई। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टैंड लिया तो अब उन्हीं के कैबिनेट पर सवाल उठ रहे हैं। मतलब जो सिस्टम चेंजर बनकर आए थे, आज उन्हीं के सामने सिस्टम को संभालने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? नेपाल का भविष्य अब किस तरफ जाएगा? क्या बालेन शाह की सरकार इन प्रदर्शनों को संभाल पाएगी और अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? और आखिर में एक बड़ा सवाल सबके मन में है, जो नेता एक विरोध से पैदा हुआ, क्या वो अपने ही खिलाफ हो रहे विरोध से बच पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर ही नेपाल का आने वाला कल टिका है।